नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। 7 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 7 सीटों पर अगले 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में भाजपा को 11+1 एक उनके साथी आजसू है, उनको सीट मिली थी, 11 सीट भाजपा को मिली थी। बड़ी सफलता मिली थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की जो पार्टी है उनको 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। तमाम कोशिशें हुई हेमंत सोरेन को बदनाम करने की, अभी वो जेल में है, लेकिन उल्टा पड़ा है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी ने जो चाल चली थी और लगा था कि हेमंत सोरेन जेल चले जाएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने और जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और जिस तरह से मोर्चा संभाला है वो अपने आप में अनोखा दिखाई पड़ रहा है। वो विधानसभा चुनाव भी लड़ रही हैं। अब एक कहा जा रहा है कि सहानुभूति वोट जो है वो हेमंत सोरेन के साथ चल रहा है। खास करके आदिवासियों में ये भाव गया है कि हेमंत सोरेन को बंद करके बीजेपी ने अच्छा खेल नहीं खेला है। और एक बात और जान लीजिए कि झारखंड में बाहरी बनाम स्थानीय का झगड़ा लंबे समय से चल रहा है। जो जब बिहार से अलग हुआ झारखंड, और झारखंड आदिवासियों का स्टेट है ये माना जाता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे बिहार उत्तर प्रदेश के भी लोग रहते हैं और पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनको लेकर के एक जो है भाव बन गया है और बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है। एक ये भी भाव वहाँ आया है कि जिस तरह से 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो लोगों को लगा है कि 400 पार ला करके संविधान बदलेंगे और आदिवासियों की जमीन कॉर्पोरेट कंपनियों को दे देंगे। ये बहुत बड़ा मसला सामने आया है। लगातार ये जल जंगल और जमीन की लड़ाई चलती रही है, नक्सलाइट और तमाम चीजें होती रही। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से झारखंड में हो रहा है और देश के हिस्सों में आदिवासियों को लेकर के वो मामला वहाँ है। और कारपोरेट कंपनियों को जिस तरह से जमीन दी गई है पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर के वहाँ के आम लोगों में ये भय क्रिएट हो गया है और ये भय क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी, खास करके जो जिस तरह के न्याय पत्र देकर के आई है, जिस तरह की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी कि संविधान खतरे में है, अगर ये सरकार सत्ता में आई तो हिंदू राष्ट्र बनाएगी और सबकी अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी, उसका भी भारी असर पड़ा है। प्लस बीजेपी ने पिछले जो 10 सालों में काम किया उसमें महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभर के आया है। क्योंकि राम मंदिर की बात तो की, 370 भी किया, मैं महिलाओं में तलाक की बात की, जो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक दिया जाता था, लेकिन आम जो निवासी हैं वहाँ के झारखंड के, उनके बीच उनको क्या मिला, ये सवाल है। तो बहरहाल आज हम झारखंड के बारे में जानने के लिए हमारे साथ है झारखंड के चर्चित पत्रकार आनंद कुमार। आप उनसे सुनिए कि जो चुनाव हुए हैं अब तक उसका क्या इम्पैक्ट है और आगे क्या होने वाला है। देखिए, झारखंड की जहाँ तक बात है, झारखंड में हवा बदलती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा हैप्पी हंटिंग फील्ड रहा है। लेकिन इस बार जो है परिस्थितियां बदली दिखाई दे रही हैं ज़मीन पर। पहले चरण में जब 13 मई को 4 सीटों पर मतदान हुआ था, उन 4 सीटों में कहा जा रहा था कि पलामू एक सुरक्षित सीट है और वहाँ आसानी से जीत जाएगी। लेकिन मतदान के 3-4 दिनों के बाद वहाँ से जो बातें निकल कर आ रही हैं कि जो ब्राह्मण मतदाता, जो हालाँकि वो एससी रिजर्व सीट है, लेकिन ब्राह्मण बहुलता में है, वहाँ बहुत पॉलिटिकली बहुत वो एक्टिव हैं। अब वो खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सूचना आ रही है कि ज्यादातर ब्राह्मण मतदाता इस बार इंडिया अलायंस, जो आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा है, ममता देवी खड़ी हैं, उसके पक्ष में उन्होंने वोट किया है। तो अब पहले चरण की 4 सीटों में से किसी सीट के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है। आज जिन 3 सीटों पर मतदान हुए हैं, उन तीनों सीटों में बीजेपी का जो सबसे कम मार्जिन रहा था 2019 में, वो 3,77,000 वोट का मार्जिन था, जो चतरा में था। कोडरमा सीट पर अन्नपूर्णा देवी करीब 4,55,000 वोटों से जीती थी। उनके सामने बीजेपी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, उस समय वो इंडिया अलायंस या उस समय महागठबंधन था, उसके प्रत्याशी थे बाबूलाल मरांडी। 14 साल हुए भाजपा से बाहर रहे थे और 2009 से 2019 तक उन्होंने 3 लोकसभा के चुनाव इंडिया अलायंस जो अभी है उसके खेमे में रहकर लड़े थे। अभी वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री हैं, मोदी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं और कोडरमा की सीट फंस गई है। माले ने वहां अपना
इंडिया अलायंस की तरफ से माले के विधायक हैं, गिरिडीह की एक सीट है बगोदर। महेंद्र प्रसाद सिंह वहाँ के बहुत अच्छे नेता थे, वहाँ विधायक होते थे, उनकी हत्या हो गई थी, नक्सलियों ने कर दी थी। उनके बेटे विनोद सिंह हैं। और आज जो वोटिंग का ट्रेंड है, मतलब कट्टर भाजपाई या कट्टर राइट विंगर्स भी अब ये कह रहे हैं कि कोडरमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कोडरमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी लोकसभा में एक विधानसभा है जिसका नाम है गांडेय, और गांडेय सीट से उपचुनाव हो रहा है। वहाँ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, और इसने भी बड़ा फर्क डाला है कोडरमा पर। कोडरमा का जातीय समीकरण भी अगर देखेंगे तो अगर वो काम कर जाएगा, अगर वो हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ है, तो वो सीधे-सीधे वो सीट जो है वो इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आप सोचिए कि जहां 19 में 4,55,000 का मार्जिन था, वो सीट बीजेपी के लिए अनसेफ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में किस तरह हवा का रुख बदला हुआ है। 12 सीटों पर एनडीए और का कब्जा था, जिसमें 11 बीजेपी के पास थी, एक उसकी सहयोगी दल के पास थी। आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि 8 से 9 सीट ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगी तो मिल पाएगी, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगी। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि हजारीबाग सीट पर जहां मुकाबला बहुत कड़ा है, वहां लोग कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन से चुनाव जीत जाए। पिछली बार काफी बड़ा अंतर था, 4,76,77,000 का मार्जिन था, लेकिन इस बार मार्जिन बहुत कम हो गया है। सिर्फ चतरा की सीट ऐसी है जहां इस बार बीजेपी जीत जाएगी, और इसका कारण सिर्फ ये है कि चतरा में लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार कोई बड़ी पार्टी ने किसी लोकल को टिकट दिया है। बीजेपी ने वहां कालीचरण सिंह को टिकट दिया है, जो लोकल उम्मीदवार है, और ये चतरा के इतिहास में पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी लोकल उम्मीदवार को खड़ा किया, नहीं तो आज तक वहां से बाहर के लोग ही आते रहे, जीतते रहे। तो चतरा सीट अभी श्योर मानी जा रही है, लेकिन हजारीबाग सीट पर कांटे की टक्कर है, परिणाम किधर भी जा सकता है। लेकिन कोडरमा सीट को लोग मान के चल रहे हैं, इस बार इंडिया अलायंस वहां से जीत कर आएगा। और बाकी तो आधे सीटों पर चुनाव हो गए, आज 7 सीटों पर हो गए 14 में से 7, बाकी 7 सीटों पर भी इंडिया अलायंस कम से कम 4 ऐसी सीटें हैं जो जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा कारण, जैसा कि अभी दिनेश भाई बता रहे थे, कि सबको तो बीजेपी ने साधा, वहां मराठियों को अब मराठी छिटकने लगे, तो बीजेपी के साथ यही हो रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जो सबसे बड़ा असर दिख रहा है कि आदिवासी वोट बैंक, खास करके जो सरना वोट बैंक था, जो कन्वर्टेड आदिवासी नहीं थे, उनका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास हुआ करता था, अब वो घिसक रहा है। और अगर वो वोट बैंक खिसक जाएगा तो फिर बीजेपी के साथ बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। और अगर 12 सीटों में से बीजेपी अगर घटकर 8 या 9 सीटों पर आ जाती है, तो ये उसके लिए बहुत कठिन समय होगा, क्योंकि ज्यादातर हिंदी और पश्चिम के राज्यों में बीजेपी मैक्सिमम पर है। अभी झारखंड में 12 है, बिहार में 39 है, उसी तरह से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में तो सीटें बढ़ तो नहीं रही है कहीं, हर जगह 2 सीटें 5 सीटें घटती हुई दिखाई दे रही, तो इसकी भरपाई होनी मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड में संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी जो प्रदेश का नेतृत्व है, बाबूलाल मरांडी ने 2006 में बीजेपी छोड़ी थी, 2020 में वापस आए। इस बीच उन्होंने एक पार्टी बनाई जो अभी के इंडिया अलायंस की सहयोगी थी। उन्होंने 3 चुनाव लड़े उस गठबंधन के साथ। अब वे और उनके लोग बीजेपी पर काबिज हैं, और इस चुनाव में जो एनडीए ने भाजपा ने जो 13 उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसमें से 9 उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी की पार्टी में रहे हैं, यानी दल बदलू उम्मीदवार माने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, इनको पचा नहीं पा रहा है। तो बीजेपी के सामने 2 स्तरों पर लड़ाई है। एक तो खिसकता जनाधार, उसके सामने समस्या है। दूसरा जो बीजेपी का जो कैडर है, जो समर्पित कैडर है, उसके संतोष को पाटना भी उसके सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 चरणों में हमने देखा कि बीजेपी का कैडर घर से बाहर नहीं निकल रहा है। बीजेपी का कैडर न पर्ची बांटने निकलता है, न वोटर को बाहर निकालने निकलता है। तो बीजेपी इस बार झारखंड में मतदाता के स्तर पर भी फंस गई है, पार्टी के संगठन के स्तर पर भी फंस गई है। तो इन आज के 3 सीटों में कम से कम 1 सीट बीजेपी के पास जा रही है, लेकिन 2 सीटें, जिसमें कोडरमा लगभग ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस के पक्ष में है, और हजारीबाग में 50-50 का मुकाबला है। एक तो ये नैरेटिव था कि अगर हेमंत सोरेन जेल चले जाएंगे, और चूंकि वे इंडिया अलायंस के एकमात्र नेता झारखंड में है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस में भी उस लेवल का कोई नेता नहीं है,
तो ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन अगर जेल चले जाएंगे और चुनाव तक जेल में रह जाएंगे तो इंडिया अलायंस बिखर जाएगा, खास करके जेएमएम बिखर जाएगा। लेकिन इन 2-2.5 महीनों में कल्पना सोरेन ने जिस तरह से पार्टी को संभाला है और जिस तरह से वो पूरे इंडिया अलायंस का झारखंड में एक चेहरा बन चुकी है, वो आश्चर्यजनक है। आपने मतलब भारत में किसी भी नेता को 2-2.5 महीने में इतनी मैच्योरिटी से और इतने अच्छी तरह से चीजों को हैंडल करते हुए नहीं देखा होगा। उनकी जनसभाओं में उतनी ही भीड़ आती है, बल्कि उससे ज्यादा आती है जितनी हेमंत सोरेन की सभाओं में आती थी। पढ़ी लिखी है, मैच्योर है, आर्मी बैकग्राउंड से, उनके पिता सेना में थे, उन्होंने पूरा भारत घूमा हुआ है, देखा हुआ है। स्कूल चलाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी स्कूल चलाता है, टीचर होता है, उसको उसके पास इंटरेक्शन की एक क्षमता होती है। तो जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रही है लोगों के साथ, मीडिया के सवालों का जिस तरह जवाब दे रही है, जिस तरह से वो चैनलों पर इंटरव्यू दे रही है, उससे कहीं से नहीं लगता है कि ये महिला 2.5 महीने पहले बिल्कुल राजनीति से इसका कोई लेना-देना नहीं था। और गांडे में जो उपचुनाव है, बिल्कुल एक तरफा उपचुनाव है। कल्पना सोरेन बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल करके आएँगी और 4 जून के बाद झारखंड की राजनीति में उनकी एक अहम भूमिका होगी। इंडिया अलायंस का झारखंड में पहले ही वे प्रमुख चेहरा बन चुकी हैं। तो कल्पना सोरेन, अगर हेमंत सोरेन लंबे समय तक अगर उनको जमानत नहीं मिलती, हालाँकि कल सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होने वाली है अंतरिम बेल पर, तो अगर बेल मिल जाती है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के लिए डबल बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी मिलती है जमानत किन्हीं कारणों से, तो कल्पना सोरेन एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभरी है जिन्होंने पूरा इंडिया अलायंस का बोझ अपने कंधों पर ले लिया है, और न सिर्फ ले लिया है, बल्कि वो बहुत इफेक्टिवली इसको आगे बढ़ा रही है। और उनके नेतृत्व में अगर इंडिया अलायंस अच्छा प्रदर्शन करता है तो इसका सिंगल हैंडेडली श्रेय जो है वो कल्पना सोरेन को ही जाएगा। कोडरमा इंडिया के विनोद सिंह हैं। विनोद सिंह सीपीआई पिछली बार अन्नपूर्णा देवी तो आरजेडी की थी इसके पहले। तो 2019 में आरजेडी से बीजेपी ने लाकर उनको टिकट दिया था, और वो मतलब 4.5 लाख वोट से उन्होंने बाबूलाल मरांडी जैसे नेता को हराया था। बाबूलाल मरांडी उस समय महागठबंधन में थे, कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम का अलायंस था, उसमें चौथी पार्टी इनकी थी, झारखंड विकास मोर्चा। वैसी स्थिति में अन्नपूर्णा देवी ने 4,55,000 वोट से हराया था, और उस अंतर के बावजूद इस चुनाव में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार हार सकता है। तो ये बड़ी बात है। और ये जातीय समीकरण जिस तरह से सदा है, आरजेडी, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी यादव है और कोडरमा में मेजोरिटी वोट जो यादव बहुसंख्यक है, तेजस्वी यादव वहां प्रचार करने आए। आरजेडी इस बार महागठबंधन इंडिया अलायंस के खेमे में है। राजपूत 2 थे बीजेपी के पास, चतरा और धनबाद से, दोनों का टिकट बीजेपी ने काटा और एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया। तो विनोद सिंह को वहां जाति का भी फायदा मिल रहा है, राजपूत है। इसके अलावा भूमिहार रविंद्र राय थे, उनका टिकट काटकर अन्नपूर्णा देवी को दिया गया था, तो भूमिहार नाराज हैं। तो एक भूमिहार और राजपूत काफी अच्छी संख्या में है उस क्षेत्र में। और तीसरी जाति है कुशवाहा। तो कुशवाहा नाराज चल रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका उम्मीदवार बने कुशवाहा। रितलाल प्रसाद वर्मा 4 बार कोडरमा से सांसद रहे थे, 2 बार, एक बार लोकदल से, एक बार जनता दल से, 2 बार बीजेपी से। तो एक उनके भतीजे खड़े हो गए थे, तो कुशवाहा मतों में थोड़ी सी सेंध उन्होंने लगाई है, लेकिन कुशवाहा और यादव बीजेपी के पास गए हैं। लेकिन बाकी आदिवासी, मुस्लिम और बाकी जो ओबीसी वर्ग है और एससी कास्ट है, वो मेजोरिटी वोट पड़ा है इंडिया अलायंस को। तो बिल्कुल एकदम लोग मान के ये चल रहे हैं कि इंडिया अलायंस एज पर है, जीतने की कगार पर। देखिए, झारखंड में 2 तरह के लोग बसते हैं। एक तो जो आदिवासी है या जो मूलवासी है, जिनके पास 1932 का सर्वे सेटलमेंट का पेपर है, तो ये झारखंडी अपने आप को मानते हैं। दूसरी आबादी है जो बिहार, यूपी या बाकी राज्यों से बसी है। क्योंकि झारखंड आजादी के बाद जब बिहार राज्य बना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ सबसे ज्यादा हुआ बिहार में। तो बिहार में भी हुआ, झारखंड उस समय बिहार का पार्ट था। साथ में कोयले की खदानें हैं, लोहे की खदानें। भारत का 40% जो मिनरल रिजर्व है वो झारखंड में ही है, और तमाम तरह के खनिज यहाँ पर है। तो बाहर से जो इंडस्ट्रीज बनी, माइनिंग कंपनीज आई, तो बाहर के लोग काफी यहाँ आए और बस गए। जैसे टाटा कंपनी 1907 में शुरू हुई, तो उस समय जो बाहर से लोग यहाँ काम करने आए वो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग उनको अभी भी अपना नहीं मानते हैं, बाहरी के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये 2 तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो बाहरी आबादी है, जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं या दूसरे राज्यों के लोग हैं, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं और ये शहरों में रहते हैं। लेकिन जो ग्रामीण जनता है उसमें ज्यादातर अभी भी बीजेपी और उसमें एक बड़ा वोट बैंक है जो शिफ्ट करता है।
आदिवासियों का, वो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, वो हार्डकोर वोटर्स नहीं है। तो उन और आदिवासी बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, उनको देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनकी परंपरा पर, उनकी जमीनों पर, उनके जंगलों पर कोई उनको ध्यान दिलाता है कि तुम्हारी जमीन कोई ले जाएगा या तुम्हारा तुमको जंगल से बेदखल कर देगा, उन सब चीजों से उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो इस बार नैरेटिव यही चलाया जा रहा है और इंडिया अलायंस के लोग ये समझा पाने में सफल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भैंस खोल कर ले जाएंगे इंडिया अलायंस वाले, लेकिन इंडिया अलायंस वाले भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आदिवासियों की जमीन कॉर्पोरेट्स को दे दी जाएगी, जंगलों से तुम्हें भगा दिया जाएगा। और ये चीजें आदिवासी इलाकों में या जनजातीय इलाकों में, गांवों में असर कर रही हैं। तो जो देश में जो कुछ हो रहा है उसका ज्यादा असर नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जो झारखंड का मिडिल क्लास है वो भी अब इस बात को महसूस करने लगा है कि गरीबी रेखा से नीचे वालों को तो फ्री में मिल जाता है और जो अमीर लोग हैं उनको सरकार सब्सिडी भी देती है, लोन्स भी देती है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए महंगाई की मार है, बेरोजगारी की दिक्कत है, इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो आखिर राम मंदिर रोटी का विकल्प तो नहीं हो सकता है, रोजगार का विकल्प तो नहीं हो सकता है। तो आखिर आदमी सुरक्षित रहेगा, भरपेट खाना खाएगा, रोजी रोजगार से निश्चिंत होगा, तभी तो कहा जाता है ना कि भूखे भजन न होए गोपाल। तो जब आदमी भूखा रहेगा, जनता भूखी रहेगी, तो फिर राम मंदिर का मुद्दा उसके लिए उतना प्रभावी नहीं होता। राम तो वैसे भी हमारे कण-कण में, रोम-रोम में है, हर आदमी हिंदुस्तान का राम को पूजता है, तो मंदिर का फ़ायदा उतना मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जितना बीजेपी ने उम्मीद की। तो आपने सुना आनंद कुमार जी को, और मुझे लगता है आपको झारखंड की तस्वीर आपके सामने जो आई है, उससे आपको समझने में मदद मिली होगी कि झारखंड में चल क्या रहा है। इसी तरह के हम जो तस्वीर है अलग-अलग राज्यों की, हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। झारखंड के भी और देश के दूसरे हिस्सों को भी। बहुत-बहुत धन्यवाद।